फैक्ट नंबर 1, सिर्फ 20 रुपीज की एक बोतल ने कैसे रेड बुल जैसे प्रीमियम ब्रांड को इंडियन मार्केट से लगभग बाहर कर दिया? आंसर, ये कहानी है एक ऐसी प्राइसिंग स्ट्रेटजी की जिसने पूरी इंडस्ट्री का नक्शा ही बदल दिया। दरअसल 2017 में जब पेप्सिको ने स्टिंग को इंडिया में लॉन्च किया था, तब ये 250 मिलीलीटर्स के कैन में आती थी और कीमत थी रेड बुल से आधी, यानी सिर्फ 50 रुपीज। लेकिन असली गेम चेंजर मूव आया 2020 में, जब पेप्सिको ने स्टिंग को पेट बॉटल फॉर्मेट में उतारा और कीमत घटाकर कर दी सिर्फ 20 रुपीज। जरा सोचिए, एक एनर्जी ड्रिंक जो कभी कूल कैफे और नाइट क्लब तक सीमित थी, वो अब हर गली के पान वाले और गांव के जनरल स्टोर तक पहुंच गई। इसका असर इतना जबरदस्त था कि 2018 में जहां रेड बुल के पास 75% मार्केट शेयर था, वहीं 2023 तक स्टिंग अकेला 90% शेयर पर पहुंच गया और रेड बुल का शेयर गिरकर सिर्फ 7% रह गया। सोचने वाली बात यह है कि रेड बुल एल्यूमिनियम कैन में इंपोर्ट होता था, जिसकी वजह से उसकी कॉस्ट हमेशा ज्यादा रही, जबकि स्टिंग इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होती थी। और पेप्सिको के बॉटलिंग पार्टनर वरुण बेवरेजेस के मजबूत नेटवर्क ने इसे देश के कोने कोने तक पहुंचा दिया। यही वजह रही कि एक सस्ती, आसानी से मिलने वाली ड्रिंक ने एक प्रीमियम इंटरनेशनल ब्रांड को पूरी तरह पीछे धकेल दिया। कुल मिलाकर यह कहानी बताती है कि भारत जैसी प्राइस सेंसिटिव मार्केट में सही कीमत और सही डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी बड़े ब्रांड को टक्कर दे सकता है। क्या आप जानते हैं जुनैद जमशेद जिस फ्लाइट में सवार थे, उसमें ऐन वक्त पर ऐसा क्या हुआ जिसने पूरे कॉकपिट को हिलाकर रख दिया? आंसर, जनाब, ये बात है 7 दिसंबर 2016 की, जब पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की फ्लाइट पीके 661 चित्राल एयरपोर्ट से इस्लामाबाद के लिए रवाना हुई। ये एक छोटा ट्विन इंजन ATR 42-500 जहाज था, टेल नंबर APBHO, और उसमें कुल 47 लोग सवार थे। इन्हीं मुसाफिरों में एक नाम था जुनैद जमशेद का, वो शख्स जो कभी पाकिस्तान का सबसे बड़ा पॉप स्टार हुआ करता था और बाद में तबलीग की राह पर निकल पड़ा था। वो अपनी बीवी के साथ चित्राल में एक तबलीगी दौरे से वापस लौट रहे थे। दिलचस्प बात यह है कि उस दिन मौसम बिल्कुल साफ था, जहाज टेक्निकली फिट था और कॉकपिट में 2 एक्सपीरियंस्ड पायलट मौजूद थे, यानी हादसे की कोई वजह नजर नहीं आ रही थी। कैप्टन सोले जंजुआ के पास 12,000 घंटों से ज्यादा का उड़ान का तजुर्बा था और वो खुद इसी ATR जहाज के इंस्ट्रक्टर भी थे। लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। दोपहर 3:38 पर जहाज ने रनवे से उड़ान भरी और शुरुआती आधा घंटा बिल्कुल पुरसुकून गुजरा। जहाज 13,500 फीट की ऊंचाई पर वादियों के बीच से गुजरता हुआ इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहा था, मगर किसी को नहीं पता था कि ये आखिरी बार होगा जब ये जहाज हवा में इतने सुकून से उड़ान भर रहा है। याद रखिए, इस फ्लाइट में सवार होने वाला हर शख्स एक मामूली सी सर्दी की दोपहर को अपनी आखिरी यात्रा में तब्दील होते नहीं देख पाया। क्या आपने कभी सोचा है कि जो स्टिंग आज इंडिया की सबसे बड़ी एनर्जी ड्रिंक है, वो असल में किसी अमेरिकी कंपनी ने बनाई थी, ना कि पेप्सिको ने? आंसर, दिलचस्प बात यह है कि स्टिंग पेप्सिको का अपना ओरिजिनल आइडिया नहीं था। इस ड्रिंक को सबसे पहले बनाया था रॉकस्टार नाम की एक अमेरिकन कंपनी ने। रॉकस्टार ने इसे पहले साउथ ईस्ट एशिया के 2 देशों में टेस्ट किया, फिलीपींस और वियतनाम में, क्योंकि वहाँ की मार्केट में वैल्यू फॉर मनी यानी सस्ती और असरदार चीजों की भारी डिमांड थी। वहाँ स्टिंग को जबरदस्त कामयाबी मिली। अब यहीं पर पेप्सिको की समझदारी काम आई। कंपनी ने भांप लिया कि इंडियन मार्केट भी हूबहू फिलीपींस और वियतनाम जैसी ही है, यानी यहाँ भी लोग कीमत को लेकर बेहद सजग हैं। इसीलिए पेप्सिको ने वही स्ट्रेटजी अपनाते हुए स्टिंग ब्रांड को खरीद लिया और उसे 2017 में इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया। खास बात यह रही कि लॉन्च के वक्त इसका सीधा टारगेट था रेड बुल के मार्केट शेयर को छीनना। इसीलिए स्टिंग को भी बिल्कुल रेड बुल जैसे ही 250 मिलीलीटर्स के कैन में उतारा गया, लेकिन कीमत रखी गई एग्जैक्टली आधी, यानी सिर्फ 50 रुपीज। ये वाकई एक कमाल की बिजनेस चाल थी। एक ऐसा प्रोडक्ट जो दूसरे देशों में पहले से टेस्टेड और सफल हो चुका था, उसे उठाकर सीधे इंडियन मार्केट के हिसाब से ढाल दिया गया। यही वजह है कि आज जब लोग स्टिंग पीते हैं तो शायद ही किसी को यह अंदाजा होता है कि इसकी जड़ें असल में अमेरिका की एक कंपनी से जुड़ी हैं, न कि पेप्सिको की अपनी लैब से। क्या आपने कभी सोचा है कि एक पायलट के पास 12,000 घंटों का तजुर्बा होने के बावजूद भी एक हादसा क्यों टल नहीं पाता? आंसर, ये बात बिल्कुल सच है कि तजुर्बा हर मुसीबत का हल नहीं होता। PK 61 के कैप्टन सालेह जंजुआ कोई मामूली पायलट नहीं थे। उनके पास 12,000 घंटों से भी ज्यादा का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था, यानी अगर आप सोचें तो यह तजुर्बा सालों साल हवा में गुजारने के बराबर है। दिलचस्प बात यह है कि वह सिर्फ एक आम पायलट नहीं, बल्कि इसी ATR एयरक्राफ्ट के इंस्ट्रक्टर भी थे। मतलब जिस जहाज को वह उड़ा रहे थे, उसके पुर्जे पुर्जे की जानकारी उन्हें अपनी हथेली की तरह याद थी। असल में जब कोई पायलट किसी खास एयरक्राफ्ट का इंस्ट्रक्टर होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि वही शख्स दूसरे पायलट्स को ये सिखाता है कि इमरजेंसी में क्या करना है, कौन सा सिस्टम कैसे काम करता है, और अगर कुछ गड़बड़
गड़बड़ हो जाए तो उसे कैसे संभाला जाए। जरा सोचिए, अगर ऐसा माहिर और तजुर्बेकार कैप्टन कॉकपिट में मौजूद था तो फिर भी हालात बिगड़ते चले गए। ये बात हमें सिखाती है कि हवाई जहाज उड़ाना सिर्फ स्किल का खेल नहीं, बल्कि उसमें टेक्नोलॉजी, मशीन की हालत और किस्मत का भी बहुत बड़ा रोल होता है। यकीन मानिए, एविएशन इंडस्ट्री में ऐसे कई वाकये मिलते हैं जहां सबसे तजुर्बेकार पायलट भी मैकेनिकल फेलियर के आगे बेबस हो जाते हैं। और यही वजह है कि हर फ्लाइट से पहले चेकलिस्ट, मेंटेनेंस और सिस्टम टेस्टिंग को इतनी अहमियत दी जाती है। आखिर में बात सिर्फ इतनी है कि इंसान चाहे कितना भी माहिर क्यों ना हो, मशीन की खराबी कभी भी किसी को भी हैरान कर सकती है। आखिर ऐसा कैसे संभव हुआ कि इंजन फेल होने के बाद प्रोपेलर धीमा होने की बजाय उल्टा और तेज घूमने लगा? आंसर, दरअसल ये पूरा वाकया एक ऐसी टेक्निकल गड़बड़ी की वजह से हुआ जिसे समझना वाकई हैरान करने वाला है। हुआ यह कि PK-61 में एक वार्निंग लाइट जली जिसका नाम था PEC यानी प्रोपेलर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल। यह सिस्टम जहाज के प्रोपेलर की स्पीड और इंजन की पावर के बीच तालमेल बनाए रखने का काम करता है। शुरुआत में क्रू ने सोचा कि शायद यह एक मामूली इलेक्ट्रॉनिक ग्लिच है, इसलिए उन्होंने इंजन को रिसेट करने की कोशिश की। लेकिन कमाल की बात यह रही कि रिसेट करने के बावजूद एरर खत्म नहीं हुआ। ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग के मुताबिक लेफ्ट इंजन की पावर अचानक 75% से गिरकर सीधा 0% पर आ गई, यानी इंजन ने पूरी तरह काम करना बंद कर दिया। अब नॉर्मल हालात में जब कोई इंजन फेल होता है तो पायलट उसके प्रोपेलर को फेदर कर देते हैं, यानी ब्लेड्स को हवा के बहाव की सीध में घुमा दिया जाता है ताकि ड्रैग यानी हवा की रुकावट कम से कम हो और दूसरे इंजन के सहारे जहाज उड़ता रहे। लेकिन यहाँ माजरा उल्टा हो गया। फेदर होने की बजाय लेफ्ट प्रोपेलर अपनी नॉर्मल स्पीड से 120% ज्यादा तेज घूमने लगा। कैप्टन जंजुआ ने 2 बार इसे फेदर करने की कोशिश की, मगर दोनों बार नाकाम रहे। नतीजा यह निकला कि यह बेकाबू प्रोपेलर अब इंजन नहीं बल्कि एक ऐसी दीवार बन गया जो हवा को रोककर जहाज को नीचे की तरफ खींचने लगा। यानी असली मुसीबत इंजन का बंद होना नहीं बल्कि प्रोपेलर का ना रुकना था। क्या आप जानते हैं कि पनामा कैनाल का आइडिया सबसे पहले किसने सोचा था? आंसर, असल में ये कहानी शुरू होती है साल 1513 से, जब स्पेनिश एक्सप्लोरर वास्को नूनेस द बाल्बोआ गोल्ड और नए ट्रेड राउट्स की तलाश में पनामा के घने जंगलों में उतरा था। कई दिनों तक दलदल, पहाड़ और खतरनाक जंगल पार करने के बाद वो एक बेहद पतली लैंड स्ट्रिप तक पहुंचता है। दरअसल शुरुआत में उसे यह जगह जमीन का एक साधारण टुकड़ा लगती है, लेकिन जैसे ही वो उसकी पोजीशन समझता है उसे एहसास होता है कि उसके दाएं बाएं दुनिया के 2 सबसे बड़े ओशन अटलांटिक और पैसिफिक मौजूद थे। उस दौर में शिप्स को अटलांटिक से पैसिफिक तक पहुंचने के लिए पूरे साउथ अमेरिका का चक्कर लगाना पड़ता था, जिसमें महीनों लग जाते थे और खतरनाक तूफानों का डर भी बना रहता था। यही वजह थी कि आगे चलकर स्पेनिश किंग चार्ल्स फिफ्थ ने इस इलाके का सर्वे भी करवाया, लेकिन उनके इंजीनियर्स ने साफ कह दिया कि यहाँ कैनाल बनाना नामुमकिन है क्योंकि जमीन पहाड़ी और पथरीली थी और उस समय की टेक्नोलॉजी भी इतनी एडवांस नहीं थी। हैरानी की बात यह है कि इसके बाद स्पेन, स्कॉटलैंड और ब्रिटेन जैसे देशों ने भी यहाँ कोशिश की, लेकिन हर बार खराब भूगोल और बीमारियों ने उनके मंसूबों को तबाह कर दिया। कमाल की बात यह है कि जिस जगह को 16वीं सदी में इम्पॉसिबल माना गया था, वही आगे चलकर दुनिया के सबसे बड़े इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में से एक बनी। यानी एक एक्सप्लोरर की एक खोज ने आगे चलकर पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स बदलने की नींव रख दी थी।